ओके बेटा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, लास्ट टाइम वी वर टॉकिंग अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ, और उसमें हमने पॉइंट डिस्कस किया था कि स्टेटमेंट सेज के टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि कभी भी कोई एक ऑब्जेक्ट फोर्स नहीं लगाता। अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा तो दोनों एक दूसरे पे लगाएंगे फोर्स। और जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट लगाता है वो एक्शन है, दूसरा ऑब्जेक्ट जो फोर्स लगाएगा फर्स्ट वाले उससे रिएक्शन। और एक्शन और रिएक्शन इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस होती हैं, देन व्हाई डोंट दे कैंसल आउट ईच अदर? उसकी रीजन होती है कि बोथ एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट एट टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, एक ऑब्जेक्ट पे नहीं लग रहे होते। यानी लाइक रॉकेट एक्शन गैस पे करता है तो रिएक्शन गैस रॉकेट पे करती है। एक्शन गैस पे हो रहा है, रिएक्शन रॉकेट पे हो रहा है। और दूसरा एक पॉइंट ध्यान में रखना, जो उसने हम लास्ट में डिस्कस करते रह गए थे, वो दैट वाज कि बोथ अकर एट द सेम टाइम। जैसे जूनियर क्लासेस में बच्चों को ये बताया जाता है एक्शन रिएक्शन में कि आप किसी से एक्शन अच्छा एटीट्यूड करते हो, कोई भी एक्ट ऑफ काइंडनेस करते हो, ठीक है, तो बाद में वो भी अच्छा रिएक्ट करेगा बाद में। लेकिन बेटा हियर एक्शन एंड रिएक्शन बोथ अकर एट द सेम टाइम। ये नहीं कि एक्शन हुआ और रिएक्शन बाद में, नहीं, ये ध्यान में रखना, बोथ अकर एट द सेम टाइम। और एक बात हमने डिस्कस की थी, एक्शन और रिएक्शन जब भी हम डिस्कस करते हैं ना, तो हम सिर्फ दो ऑब्जेक्ट को वी हैव टू मेंशन। मे बी एक सिनेरियो में 3 more than 10 ऑब्जेक्ट्स कैन बी इन्वॉल्व, लेकिन जब भी एक्शन और रिएक्शन है ना, तो हमने दो ऑब्जेक्ट का, जिस पर एक्शन हुआ और जिसने एक्ट किया और जिस पर फिर रिएक्ट हुआ, ये दोनों हमने उनको मेंशन करना था। मतलब जैसे न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस को ही अट्रैक्ट करेगा। यही दो ऑब्जेक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस। अर्थ एंड मून है तो मून एंड अर्थ, इन्हीं के दरमियान रिएक्शन भी यही होगा, कोई थर्ड ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगा, राइट। तो कोई थर्ड ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं करना जब भी हमने एक्शन और रिएक्शन करना है। अगर ये बुक टेबल पर एक्ट कर रही है तो टेबल ही बुक पर रिएक्ट करेगी, कोई थर्ड ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व नहीं है। एक्शन और रिएक्शन में सिर्फ वही दो ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व हो। अच्छा जी, अब ना कुछ टाइप्स ऑफ फोर्सेस को हम डिस्कस कर लें जो कॉमन है। लेट्स उनको एक मर्तबा डिस्कस कर लें। फोर्सेस, टाइप्स ऑफ फोर्सेस में सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू masses, राइट। इसके अलावा अपथरस्ट आ जाती है। अपथरस्ट इज द अपवर्ड फोर्स। अपथरस्ट हम सुनते हैं जैसे लिक्विड में, वाटर में जाए तो हमें अपना वेट हल्का फील होता है, बोट बड़ी लाइटली फ्लोट कर रही होती है, एयर में नहीं टिक सकती, वाटर में वो टिक रही है, फ्लोट कर रही है। तो इसका मतलब वाटर एक अपवर्ड फोर्स लगा रहा है। तो एक चीज ध्यान में रखिए कि सिर्फ लिक्विड नहीं लगाते, ये गैसेस भी अपथरस्ट लगाती हैं। तो लिक्विड और गैस दोनों को एक वर्ड से रिप्रेजेंट करना है तो वो यूज फ्लूइड। तो फ्लूइड जो अपवर्ड फोर्स लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो उसके अंदर है, उस फ्लूइड के अंदर, तो उसे हम कहते हैं अपथरस्ट, राइट। ये जो उड़ने वाले बलून होते हैं जिनमें हीलियम या हाइड्रोजन होती है, तो उनको कौन ऊपर लेके जा रहा होता है, दैट इज अपथरस्ट ऑफ एयर, राइट। इसके अलावा कोई भी स्ट्रेचिंग फोर्स है, दैट इज कॉल्ड टेंशन। वो स्ट्रिंग से लगाए, स्प्रिंग से लगाए, किसी भी चीज से हम किसी चीज को पुल करें, स्ट्रेच करें, दैट इज कॉल्ड टेंशन। अच्छा, एक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। मैग्नेट का मैग्नेटिक मटेरियल्स पे जो इफेक्ट होता है, फोर्स लगती है, वो मैग्नेटिक फोर्स है। यहाँ दो फोर्सेस मैंने जो ऊपर छोड़ी हैं उनको अब हम डिटेल में डिस्कस करने लगे। हम फ्रिक्शन और ड्रैग फोर्सेस, इन दोनों को कहते हैं रेजिस्टिव फोर्सेस।
अगर हम रेजिस्टिव फोर्सेस को देखें ना, व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टिव फोर्सेस? विच अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हम फ्रिक्शन इनको कह देते थे, सब नहीं, इनमें फर्क है रेजिस्टिव फोर्सेस में भी। वो डिफरेंस क्या है? तो जैसे एक सॉलिड सरफेस के साथ मोशन को अपोज कर रही है दूसरे की, एक सॉलिड सरफेस दूसरे सॉलिड सरफेस की मूवमेंट को अपोज करती है, वो फ्रिक्शन है। जैसे हमारे शूज फ्लोर के साथ, टायर्स रोड के साथ रब करते हैं, ये फ्रिक्शन है। लेकिन कोई चीज एयर जैसे रब करती है, एयर मूवमेंट को अपोज करती है, वाटर करता है, तो वॉट द एयर और वाटर, दे आर फ्लूइड्स। तो एक फ्लूइड जो फोर्स लगाता है ना अपोजिंग, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज रेजिस्टिव फोर्स, ड्रैग फोर्स, सॉरी। ड्रैग फोर्स में एयर रेजिस्टेंस और वाटर फ्रिक्शन दोनों आ जाते हैं। अच्छा, ये जो ड्रैग फोर्सेस है, एयर रेजिस्टेंस और वाटर रेजिस्टेंस, ये स्पीड पे डिपेंड करते हैं। यानी आपकी स्पीड जितनी ज्यादा तेज होती है, आपको एयर रेजिस्टेंस ज्यादा फील होती है। इसके अलावा सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है, और फ्लूइड डेंसिटी। जैसे एक पत्थर को आप एयर में फेंकते हो, जोर से दूर तक जाएगा, लेकिन वही पत्थर को जब पानी में फेंकोगे इतना दूर तक नहीं जाएगा, यानी फौरन स्लो हो जाएगा। क्योंकि इट मींस वाटर की फ्रिक्शन का इफेक्ट ज्यादा होता है, क्योंकि वाटर एयर से ज्यादा डेंस है, राइट। ऑन द अदर हैंड जो फ्रिक्शन है, ये डिपेंड करती है एरिया इन कॉन्टेक्ट। लाइक ये एक नॉर्मल टायर है, इसका कम एरिया कांटेक्ट में होगा रोड के साथ, लेकिन जब वही टायर पंक्चर हो जाता है तो ज्यादा एरिया कांटेक्ट में आ जाता है, फ्रिक्शन ज्यादा, उसको मूव करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा फ्रिक्शन रफनेस पे डिपेंड करती है, और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंड करती है। फ्रिक्शन स्पीड पे डिपेंड नहीं करती, ये फर्क है। अच्छा, फ्रिक्शन को सिर्फ हम अपोजिंग फोर्स ना समझे, हमारी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंट है कि दुनिया की कोई भी मूवमेंट हमने रोकनी है, इवन स्टार्ट भी करनी है, हमें ग्रिप चाहिए रोड की। ये ग्रिप कम्स फ्रॉम द फ्रिक्शन। कोई भी मूवमेंट को स्टॉप करने के लिए और स्टार्ट करने के लिए ऑन अ सॉलिड सरफेस आई एम टॉकिंग अबाउट, वी नीड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के विदाउट नहीं मूव हो सकती। चीजों को ग्रिप करना है, किसी चीज को पकड़ना है, जैसे वेट लिफ्टर, जिमनास्टर्स, वो कोई हाथों को पाउडर सा लगाते हैं जब वेट उठाने से पहले, तो वो ड्राई करने के लिए, ताकि ग्रिप रहे, ठीक है। टू प्रोड्यूस हीट एंड फायर। जैसे हमने स्टोन पुराने जमाने में स्टोन्स को रब करके फायर का, अभी भी मैच स्टिक को रब करते हैं। लाइटर या आपके पास स्टोव बर्नर है, स्टोव गन है, तो आप जब चलाएं तो आपको पता चलता है अंदर से बाकी दो पार्ट्स रब कर रहे हैं। हाथों को रब करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है। अच्छा, फ्रिक्शन के कुछ थोड़े से नेगेटिव इफेक्ट्स भी आ जाते हैं कि चीजों का वेयर एंड टियर, तो चीजों का घिस जाना, खराब हो जाना पार्ट्स का, हर थोड़े से बाद गाड़ी शूज चेंज करने पड़ जाते हैं, वो वियर एंड टियर फ्रिक्शन की वजह से है। और एनर्जी वेस्ट, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ती है टू मूव अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो वेस्ट ऑफ एनर्जी होती है, राइट। और वो हम कैसे कर सकते हैं कि कोई भी लुब्रिकेंट स्ट्रीमलाइन शेप्स बनाकर, व्हील्स और बॉल बेयरिंग यूज करके राउंडेड शेप, हम फ्रिक्शन के इफेक्ट को थोड़ी हद तक कम कर सकते हैं। अब बेटा जी, यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नॉर्मली आप शायद आपने डिस्कस पहले ना किया हो, वो है कि फ्रिक्शन रेजिस्टिव फोर्सेस में है विच अपोज अ मोशन। लेकिन क्या कभी फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकती है? यस। वो कैसे? कि बेटा, उसकी एग्जांपल है व्हील। व्हील पर, गाड़ी पर नहीं, ऑन द व्हील। जब लेट्स से एक गाड़ी राइट साइड पर जा रही है, तो व्हील इस तरह टर्न कर रहा है ना, तो जिस वक्त वो जमीन को ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, तो व्हील इज गोइंग बैकवर्ड, क्लॉकवाइज। तो जो जिधर ऑब्जेक्ट जा रही मूवमेंट, फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट होगी। सो व्हाट हैपेंस कि जब ये व्हील इस वक्त यहाँ कांटेक्ट में होगा, उसकी डायरेक्शन ये होगी ग्राउंड के साथ, तो फ्रिक्शन उसकी मूवमेंट के ऑपोजिट। तो बेटा, व्हील पे जो फ्रिक्शन है ना, वो उसी डायरेक्शन में लग रही है जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है।
ये चीज ध्यान में रखें कि व्हील पे जो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन है, ये एग्जाम में आया हुआ आपके, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती। हाँ, जितने भी व्हील्स हैं, जो फ्रिक्शन है वो उनकी मूवमेंट को हिंडर करती है, अपोज करती है ओवरऑल द कार। जब मूवमेंट व्हील की अपोज होती है तो कार भी स्लो होती है उस इफेक्ट से। तो कार के ऊपर फ्रिक्शन हमेशा मूवमेंट के ऑपोजिट होती है। लेकिन ऑन द व्हील, लेट मी टेल यू, फ्रिक्शन इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। एंड अनदर एग्जांपल इज ऑन द फुट। भाई, जब भी कोई पर्सन चल रहा है, आगे आगे जा रहा है, वी वेलोसिटी मूवमेंट आगे को है, तो वो अर्थ को अपने पाँव से पीछे पुश करता है। तो पाँव से जब पीछे की तरफ जोर लगाएंगे, यानी पाँव की मूवमेंट या फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो उस पर जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड होगी। तो फुट के ऊपर भी फ्रिक्शन की डायरेक्शन वही है जो मूवमेंट, लेकिन दिस इज ओनली ऑन फुट। जब एज अ होल हम पर्सन के ऊपर फ्रिक्शन की बात करेंगे वो बैकवर्ड ही होगी, लेकिन फुट के ऊपर फ्रिक्शन की डायरेक्शन इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। और एक और, इसकी तो इतनी एग्जांपल्स हैं शायद हम मेंशन ही ना कर सके। बेटा, आप किसी भी व्हीकल पे बैठे हो और वो एकदम एक्सेलरेट करे, स्पीड अप हो, हमें कितने झटका लगता है? पीछे को झटका लगता है ना। हम पीछे को मूव करेंगे, तो हम पीछे मूव करेंगे तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमारी मूवमेंट के ऑपोजिट यानी फॉरवर्ड होगी। तो बेटा, जब किसी भी एक्सेलरेटिंग व्हीकल पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट पे जो फ्रिक्शन है दैट इज फॉरवर्ड। तो ये फॉरवर्ड फ्रिक्शन की तीन एग्जांपल्स मैंने मेंशन की है, व्हील पर, फुट पर, या ऑन ऑब्जेक्ट इनसाइड एन एक्सेलरेटिंग व्हीकल। क्लियर? अच्छा जी, लास्ट ऑफ द फोर्सेस इज सेंट्रीपिटल फोर्स। बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रीपिटल? सेंटर, सर्कल का सेंटर होता है। तो बेटा, किसी भी चीज को अगर हमने एक राउंड सर्कल में घुमाना है, तो हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, और डायरेक्शन खुद से चेंज नहीं होती। उसके लिए फोर्स रिक्वायर्ड है। तो दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। और उसकी जो सिंबल होती है वो एफ के साथ हम छोटा सा सी लगा लेते हैं, एफ सी, सेंट्रीपिटल फोर्स। हाउ डू यू डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स? इट इज द फोर्स required to move an object on a circular path. अच्छा, इसमें ना कुछ बातें ध्यान में रखनी है। सेंट्रीपिटल फोर्स और इसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ की तरफ होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स और इसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। समटाइम्स ना वो आपको लाइक वो थोड़ा सा पाथ बताएंगे कि जैसे कंसीडर करें कि ये प्लेन है, तो ये टर्न कर रहा है। तो अब उसमें पूछेगा कि इस पे फोर्स कौन सी है और डायरेक्शन की तरफ फोर्स की। तो आपने इमेजिन कर लेना है कि ये जो सर्कल है ये किस तरह कंप्लीट होगा, तो इसका सेंटर किधर होगा। तो याद रख लेना है, कोई भी चीज जो टर्न कर रही है उस पे लगने वाली जो सेंट्रीपिटल फोर्स है और उसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। सम टाइम वो मैं पूरा कंप्लीट पाथ शो नहीं करता। कुछ बातें और ध्यान में रखनी, वो ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स को अगर आप गौर करो ना, ये हमेशा सेंटर की तरफ रह रही है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट राइट साइड पे था ना सर्कल की, तो सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट थी। ऑब्जेक्ट लेफ्ट पे तो सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स राइट है। ऑब्जेक्ट ऊपर है तो सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स बॉटम है। राइट? ऑब्जेक्ट जो सा है वो बॉटम पे है तो सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स टॉप है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ रह रही है, लेकिन चेंज हो रही है। ये बात ध्यान में रखनी है। इट कीप्स चेंजिंग द डायरेक्शन। सेंट्रीपिटल फोर्स एंड एक्सटेंशन हमेशा डायरेक्शन सेंटर की तरफ रह रही है, लेकिन चेंज हो रही है। और दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जो मैंने एरोस ड्रॉ किए हुए ना, ये ग्रीन,
ये वेलोसिटी की डायरेक्शन बताते हैं। और अगर आप गौर करें तो वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट है और सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ जा रही है, यानी रेडियल सेंटर की तरफ। हमने ना मैथ में पढ़ा हुआ है टेंजेंट और रेडियस हमेशा 90 डिग्री बनाते हैं, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, उसका एक्सेलरेशन और वो वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। ये मैंने यहाँ मेंशन भी किया, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इट्स एक्सेलरेशन आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। ये बात आपने जहन में रखनी। नेक्स्ट बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स हमें डिफरेंट सिचुएशन पर उसके सोर्स डिफरेंट होते हैं। जैसे किसी एथलीट ने या व्हीकल ने टर्न करना है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन से मिलेगी। इसलिए कभी लाइफ में असली रेसिंग ट्रैक को देखोगे ना तो सबसे ज्यादा टायर्स के निशान आपने नोट करना है, वो जहां भी टर्न होते हैं और जितना ज्यादा नैरो टर्न होगा वहां टायर्स के निशान ज्यादा डार्क होंगे रोड के ऊपर, वहां फ्रिक्शन ज्यादा होती। अच्छा, अगर किसी एरोप्लेन ने या बोट ने टर्न करना है, उसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ड्रैग फोर्स, एयर रेजिस्टेंस या वाटर फ्रिक्शन से मिलेगी, राइट। अगर कोई चीज जो सी है, जैसे अर्थ है वो सन के गिर्द घूम रही है, मून अर्थ के गिर्द घूम रहा है, तो उनको जो घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से आती, राइट। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है तो उसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के गिर्द अट्रैक्शन, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, वहां से सेंट्रीपिटल फोर्स आती, राइट बेटा। और अगर हम स्ट्रिंग से बांधे, किसी धागे से किसी बांध कर किसी पत्थर को, स्टोन को, किसी चीज को रोटेट करते हैं तो स्ट्रिंग जो फोर्स लगाती है उसे टेंशन कहते हैं, राइट बेटा जी। अच्छा जी, द नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इट्स रिलेशन विद मास एंड स्पीड। आपने एक बात नोट करना है कि हमेशा जितना आप, एक बैग है उसमें दो तीन बुक्स है, से आप उसे घुमाते हो, लेकिन अगर उसी बैग में बुक्स ज्यादा है, ज्यादा मैस है, तो आपको ज्यादा घुमाना, ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। तो बेटा आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि जितना ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स भी ज्यादा रिक्वायर्ड है, ठीक है। दूसरा, स्पीड। देखो, क्यों स्पीड टर्न्स के पास जाकर नॉर्मली हमें स्पीड को थोड़ा स्लो करना पड़ता है, क्योंकि ज्यादा स्पीड पे घुमाना आसान नहीं है, ज्यादा सेंटीमीटर फोर्स रिक्वायर्ड होती है। स्लो ऑब्जेक्ट को घुमाना, टर्न करना, व्हीकल को मोड़ना ज्यादा आसान हो जाता है, यानी स्पीड ज्यादा होगी तो उसे घुमाना मुश्किल, मुश्किल का मतलब ज्यादा फोर्स, ज्यादा सेंटीमीटर फोर्स रिक्वायर्ड, ठीक है। और स्पीड स्लो है तो उसको घुमाना आसान है, सेंटीमीटर फोर्स कम रिक्वायर्ड है। तीसरा रिलेशन इज टेक्निकल, वो है रेडियस के साथ। वो रेडियस के साथ क्या है बेटा, कि देखेंगे बेटा जी कि किसी भी अगर हमने टर्न करना है किसी व्हीकल को, या साइकिल है आपके पास, आपने एकदम टर्न करना है बहुत नैरो, तो मुश्किल होता है। मुश्किल का मतलब फिर वही ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होती है। जब आपने ज्यादा आराम से ऊपर से आना है तो आपको हमेशा आराम से मोड़ लेते, इजीली मोड़ लेते, यानी कम फोर्स रिक्वायर्ड होती है। तो इसका मतलब जितना नैरो आपने टर्न करना है, रेडियस उतना नैरो होगा, कम होगा, आपको फोर्स उतनी कम रिक्वायर्ड होगी। और जितना हमारा मोड़ यानी टर्न ऊपर से होकर आ रहे हैं, बड़ा टर्न है, तो हमें फोर्स उतनी कम रिक्वायर्ड, राइट बेटा। दिस टेल्स कि सेंट्रीपिटल फोर्स और रेडियस, यानी देखें ये टर्न कर रहे हैं ना हम, तो इसका रेडियस इतना है, लेकिन अगर हम बड़ा टर्न लेते हैं तो उसका रेडियस भी बड़ा होगा, लाइक दैट। तो क्या हमने डिस्कस किया कि जब रेडियस छोटा होगा तो उसके लिए हमें फोर्स ज्यादा रिक्वायर्ड है सेंटीमीटर। जब रेडियस बड़ा है, बड़ा टर्न लेना है, ऊपर से लेकर घूमना है, तो सेंटीमीटर फोर्स कम रिक्वायर्ड होती है।
क्लियर? Yes, sir, clear.